हेलो गाइस, कैसे यार आप लोग। वेलकम बैक टू पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन। एंड आज हम लोग कर रहे हैं गाइस यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस जून 2026 का पेपर एनालिसिस विद ऑल योर क्वेश्चंस एंड प्रॉपर आंसर की। क्लियर? आ जाइए। तो देखो यार, जितना मुझे पता चला बच्चों से, पेपर काफी आपका इजी टू मॉडरेट था। ठीक है। एंड इन फैक्ट गाइस, इंटरेस्टिंगली इस बार एनटीए ने आपकी सारी यूनिट से क्वेश्चंस पूछा है, इंक्लूडिंग योर पॉलिटिकल प्रोसेस। ठीक है, जिनको हम कवर करेंगे वन बाय वन। क्लियर? आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इंडिया चाइना रिलेटेड इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये भी काफी इजी था। ठीक है, आपका डोकलाम स्टैंड अप होता है 2017 में, जून में। ठीक है, आपका पंचशील एग्रीमेंट वेरी इजी, आपका 1954 अप्रैल में होता है। ठीक है, मैंने आपको इनफैक्ट बताया भी था बैच में कि प्लीज मंथ और ईयर दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गलवान क्लैश होता है आपका जून में 2020। ठीक है, एंड आपका बचा क्या? नाथुला। नाथुला होता है आपका गाइस सितंबर 1967 में, सेप। एंड देन चाइनीज इन्वेजन ऑफ इंडिया, ये होता है आपका अक्टूबर 1962 में, जिस वॉर में इंडिया हारी भी थी चाइना से। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। क्लियर? वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। सेकंड, ये भी काफी इजी था। मैंने बताया भी था, बोला भी था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गाइस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में काफी सारे लीडर हैं इंडिया में। मनमोहन सिंह, आपके नरसिम्हा राव, ठीक है, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो इनके टर्म में, इनके टेन्योर के टाइम पे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए थे, कौन कौन सी पॉलिसीज हम लोगों ने बनाई, वो सब पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इजी था। ठीक है, आपका गुजरात डॉक्ट्राइन सिंपली 1996 में आता है। ठीक है, ये आइडिया था आपके आई के गुजराल का। पंचशील एग्रीमेंट अगेन 1954। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी इजी अगेन आपकी, ये आती है 1991 में। ठीक है, नरसिम्हा राव लेके आए थे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये आपके नरेंद्र मोदी जी लेके आए थे। ठीक है, 2014 में। एंड इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये आया था आपका गाइस किसमें? 2005 में। क्लियर? तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, आना चाहिए था आपको। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो ये भी इजी है यार। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था। एंड ब्रिक्स काफी न्यूज में चल रहा है आजकल। ठीक है, तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ले सकते हैं हम 2006 में। ठीक है, 2006 एंड 2009। ठीक है, दोनों को ले सकते हैं हम लोग, बिकॉज इसकी पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी 2006 में। ठीक है, एंड फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड हुई थी 2009 में। एंड पूरा ब्रिक्स कंप्लीट हुआ था 2010 में, जब साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। ठीक है, उसके बाद G8। G8 आता है आपका सिंपली किसमें? 1975 1997। ठीक है, ये ऑरिजिनेट हुआ था एज अ G6। कब हुआ था? 1919 उसमें हुआ था, 75 1975 में हुआ था। ठीक है, बाद में चल के ये G8 में एक्सपेंड हुआ जब रशिया ने इसको ज्वाइन कर लिया। क्लियर? बिम्स्टेक, ये आता है आपका 1997 में। G20 आता है आपका 1999 में। एंड एससीओ आता है आपका 2001 में। क्लियर? गाइस, ये क्वेश्चंस वो हैं जो बच्चों ने रिकॉल किए हैं, जो मुझे बताए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे क्लियर नहीं है। ये लेक्चर का सिंपल आपका पर्पस है कि आपको पता होना चाहिए कि एनटीए क्या पूछ रहा है। ठीक है, या कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स इस बार आए हैं। क्लियर? आइए, ये भी इजी था मेरे हिसाब से, बिकॉज ये काफी पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये भी वेरी इजी यार। ठीक है, सभी को पता होगा आई गेस, ग्लोरियस एवोल्यूशन सबसे पहले आया था। ठीक है, इंग्लैंड में 1688 में। इजी। देन अमेरिकन आता है आपका, देन फ्रेंच आता है, देन बोल्शेविक, एंड देन बिहेवियरल। क्लियर? वेरी इजी। आ जाओ, ये भी काफी इजी यार। एंड इनफैक्ट गाइस, ये रिपीटेड है, आपका डायरेक्ट पीवाईक्यू था इस पे।
इनफैक्ट मैंने बैच में भी कराया था बच्चों को PYQs पे, तो इट्स ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। इवन आपको पता है कि यूएस, ईरान, इजराइल वॉर चल रही है, तो ये ट्रीटीज, वॉर ट्रीटीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट आपका जो कोल्ड वॉर है वो खुद में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले आती है आपकी PTBT 1963 में, फिर आपकी आती है NPT 1968 में, देन आपके आते हैं सॉल्ट 1 1972 में, CTBT आती है देन आपकी, ठीक है, एक मिनट, CTBT आती है आपको 1996 में आती है, 1996 में आती है, एंड देन INFTT वेरी फेमस वन 1987 में आती है। क्लियर? तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इजी रहा है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपने ये कवर किया होगा। आइए, ठीक है, अब देखो इसको मैं वैस एज अ मॉडरेट डालूंगी मैं, क्यों? रीजन, ठीक है, बिकॉज बहुत इजी इसमें एक है, S400 रशिया से लिया है। ठीक है, अगर आपने किसी भी कोचिंग से कहीं से भी लेक्चर भी पढ़ा है इंडिया रशिया रिलेशंस, आई होप आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, अगर ऑप्शंस इजी हैं एंड S400 को आप कनेक्ट कर पाते हो रशिया के साथ एंड बाकी ऑप्शंस इजी हैं, तो आप आसानी से कर लोगे इसको। बट अगर नहीं है तो बच्चों को डिफिकल्टी हो सकती है। बट अगेन इसको इजी टू मॉडरेट में ही डालेंगे, बिकॉज न्यूज में काफी ये रहता है। मिराज आपका फ्रांस से लिया गया है गाइस, जैगवार आपका यूके से लिया गया है। ठीक है, यूके एंड फ्रांस दोनों ने मिलकर बनाया है। ठीक है, F16 आपका USA का है। ये काफी इजी है वैसे तो, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट में डाला है। क्लियर? आइए, अब बात करते हैं आगे की। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद चाइना, तो ये आपका मॉडरेट है यार, बिकॉज काफी लोगों को ये पता नहीं होगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट में इसको मैं डालूंगी। क्यों? अब समझते हैं। देखो, पहले समझते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय इस्लामी स्लाइसिंग, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जो आपका चाइना है अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है, इनफैक्ट बोलता है सिक्किम मेरा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, धीरे करके अपनी टेरिटरी बढ़ा रहा है, उसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, कि आप एकदम से पूरा अटैक नहीं करते हो, सभी पे कब्जा नहीं लेते हो, बल्कि स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टेरिटोरियल गेन आप लेते हो यहाँ पे। ठीक है, एक्सपेंड करते हो धीरे धीरे करके, वन एरिया एट अ टाइम। क्लियर? अब आपकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ये अग्रेसिव डिप्लोमेसी है चाइनीज की, चाइना की। ठीक है, तो ये भी है। मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स, अब यहाँ पे आपका चाइना समझता है कि वो क्या है, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल माइंडसेट, जो चाइना का हिस्टोरिकल माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग चाइना क्या है, चाइना एक सेंटर है ऑफ द वर्ल्ड, तो वो अपने आप को एक मिडिल किंगडम समझता है। ठीक है, तो ये तीनों चाइना से एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। वेयर इज मैनिफेस्ट डेस्टिनी, इसमें चाइना बिलीव नहीं करता यार। अगर मैं लॉजिक भी लगाऊं ना, तो मुझे पता है कि चाइना हमेशा अग्रेसिव खेलता है। चाइना इज समवन जो जाके ले लेगा अपनी चीज, वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा बैठ के, नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट चाइना का है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपके अमेरिका का है। यस, ठीक है, क्लियर? कि कुछ एरियाज में भगवान ने बोला है कि अमेरिका को वहां पे एक्सपेंड करना चाहिए। ठीक है, गॉड गिवन एक्सपेंशन में बिलीव करता है अमेरिका कि ये हमारी डेस्टिनी है, ये हमारा हिस्सा होना चाहिए, इसलिए वहां पे एक्सपेंड करो। ठीक है, वेयर एज चाइना अपने सिविलाइजेशनल, कल्चरल, हिस्टोरिकल रूट्स को के अकॉर्डिंग अपनी टेरिटरी समझता है चीजों को। ठीक है, एंड वो मैनिफेस्ट कभी नहीं करता, वो सिंपली जाके अटैक करता है। चाइना इज वेरी अग्रेसिव। ओके, तो इसका आंसर आएगा सी, बिकॉज मैनिफेस्ट डेस्टिनी कॉन्सेप्ट नहीं है एसोसिएटेड विद चाइना। क्लियर? आई, वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, रियलिज्म केनेथ वॉल्ट्स, लिबरलिज्म माइकल डॉयले, ठीक है, डॉयल। आपका कम्युनिटेरियनिज्म एंड्रू लिंकलेटर, स्ट्रक्चरलिज्म आपका रॉल प्रिविश। वेरी इजी क्वेश्चन। आए, अब देखो, हमें पता है कि कहीं ना कहीं चाइना अपना इन्फ्लुएंस, अपना कंट्रोल पैसिफिक रीजन में काफी इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का ग्वाडर पोर्ट हो,
चाहे वो आपके श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट हो, कंटिन्यूअसली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है। इसलिए चाइना के जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए इन द पैसिफिक रीजन आपका इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, जिसमें आपके कौन कौन से आते हैं? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, राइट? तो वन ऑफ द मेन रीजन, अगर हमें यहाँ पे खाली एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है, कि क्यों इंडिया स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ा रहा है यूएसए के साथ, स्पेशली जब चाइना के साथ चीजें थोड़ी खराब हो रही हैं, तो उसका आंसर सिंपल होगा, इंडिया चाहता है एक फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो अगर इसमें एक आंसर है तो आंसर इसमें सी होगा। क्लियर? आए, अब देखो ये भी बहुत इजी है यार, एब्सोल्यूट गेन लिबरलिज्म। बिकॉज लिबरलिज्म में आपको पता है आप यहाँ पे ट्रेड करते हो, कोऑपरेट करते हो, राइट? तो आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट गेन है, कोई भी लॉस है ही नहीं, बिकॉज कोई लड़ाई नहीं हो रही है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इनफैक्ट आप कोऑपरेट कर रहे हो, कोलैबोरेट कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल आपका सिर्फ गेन ही गेन है, आपका यहाँ पे नुकसान है ही नहीं। तो क्या होगा एब्सोल्यूट गेन? लिबरलिज्म। वेयर एज रिलेटिव गेन आपका रियलिज्म में बात करता है। कैसे? हम देखते हैं कि सामने वाला कितना पावरफुल है या क्या क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो मिलिट्री कैपेसिटीज है, हमारी जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है, उसको हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करें रिलेटिव टू द अदर स्टेट। क्यों? बिकॉज हम नहीं चाहते कि दूसरा हमसे ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए हमेशा हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि रिलेटिवली हमारी पावर हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, ताकि वो हम पे कभी भी अटैक ना कर पाए, हमें कंट्रोल ना कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपका रियलिज्म का है, वेयर जहाँ पे स्टेट्स हमेशा पावर स्ट्रगल में उलझी रहती हैं। ठीक है, अब इनसाइड आउट अप्रोच आपका क्लासिकल रियलिज्म में है। क्लासिकल रियलिज्म सिंपल बात करता है आपका नेशनल इंटरेस्ट की, ठीक है, स्टेट्स की एज अ प्राइमरी एक्टर, राइट, एज अ प्राइमरी एक्टर। एंड जब हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की या स्टेट की एज अ प्राइमरी एक्टर, हम हमेशा डोमेस्टिक या एक कंट्री के लिमिटेड सोच पाते हैं। ठीक है, हम अपने देश के बारे में सोच रहे हैं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, राइट? तो ये एक डोमेस्टिक, एक कैसे देश के अंदर देश की जो पॉलिसीज हैं, देश का जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग चीजें हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, राइट? वेयर एज आउटसाइड इन में यहाँ पे जो आपका मेन कैरेक्टर्स है वो स्टेट नहीं है, बल्कि आपकी एनार्की है, अराजकता। ठीक है, जहाँ पे कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर है वो है, तो इट इज आउटसाइड योर डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री से, आपकी टेरिटरी से बाहर की चीज है, आउटसाइड की चीज है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म आपका आउटसाइड इन अप्रोच है, वेयर एज इनसाइड आउट जहां हम बात करते हैं अपने देश के इंटरेस्ट की, जहां अपना देश एज अ स्टेट प्राइमरी एक्टर होता है, जहां डोमेस्टिक पॉलिसीज, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस शेप करते हैं, वो होता है क्लासिकल रियलिज्म का इनसाइड आउट अप्रोच। क्लियर? तो ये काफी इजी है यार, अगर आपने ये अच्छे से पढ़े होंगे तो लॉजिक लगा के आपने सॉल्व कर लिए होंगे। इनफैक्ट पीवाईक्यू भी सॉल्व किया होगा रीसेंट टाइम का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। क्लियर? आई, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। आई, who was the first thinker to use the term international relations? देखो यार ये मैंने नहीं पढ़ाया था टू बी ऑनेस्ट, इनफैक्ट इसीलिए मैं इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट में मैं डालूंगी। ठीक है, बिकॉज काफी लोग ना आइडियलिज्म पढ़ते हैं एज अ फर्स्ट टॉपिक ऑफ आईआर। ठीक है, तो काफी लोग इस पर टिक करके आए होंगे वुडरो विल्सन, राइट? बट इसका राइट आंसर है जेरेमी बेंथम। यस, जेरेमी बेंथम फर्स्ट थिंकर थे जिन्होंने आईआर का टर्म यूज किया था पहली बार। ओके, सो इट दिस कैन बी कंसीडर्ड एज मॉडरेट, नॉट डिफिकल्ट, मॉडरेट। ये काफी नोन है,
बट काफी बच्चों को नहीं पता होता फिर भी। क्लियर? आइए, वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इंडिया एंड चाइना आर बोथ मेंबर्स ऑफ सिंपल आपका ब्रिक्स एंड एससीओ। ठीक है, बिकॉज क्वाड तो सिंपली चाइना को काउंटर करने के लिए बनाए। ठीक है, बीआरआई और बॉर्डर रोड फ्रेमवर्क में इंडिया कभी पार्टिसिपेट नहीं करता और ना ही सपोर्ट करता है, और इन दोनों में भी इंडिया चाइना मेंबर्स नहीं है। क्लियर? आइए, इजी क्वेश्चन, विच इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ इंटरनेशनल लिबरलिज्म। देखो, इंटरनेशनल लिबरलिज्म क्या बात करता है कि जो भी स्टेट्स हैं उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, एक इंटरडिपेंडेंस शेयर करेंगे ना वो, तो कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में, वॉर में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यस, इट बिलीव्स इन दिस। अब इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स टू मेंटेन कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, बैलेंस। तो ये भी बात करता है आपका इंटरनेशनल लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये भी होगा। whereas it also talks about republican liberalism। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल है कि जो गवर्नमेंट की पावर है ना, संविधान के द्वारा आप लिमिट कर दो ताकि वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। तो ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, विद इन द टेरिटरी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल लिबरलिज्म में नहीं आएगा गाइस। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। आ जाओ, वेरी इजी क्वेश्चन, ये मैंने भी पढ़ाया था भाई 2-3 बार। ठीक है, वेरी इजी। तो उसका करेक्ट ऑर्डर होगा गाइस, फुलटन आयरन स्पीच 1946 में जो विंस्टन चर्चिल ने दी थी। उसके बाद ट्रूमान डॉक्ट्राइन 1947 में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962, डिटेंटे 1969 एंड देन सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। आइए, हाँ ये क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज काफी लोगों को उसके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, बट राइट ऑर्डर इसका ये है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आता है आपका 1950 में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा ये आता है आपका 1971 में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट कोफेपोसा ये आता है आपका 1974 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 एंड देन पोता प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 में आता है। क्लियर? तो यस, ये डिफिकल्ट है आपका। आइए, वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी वेरी इजी। ठीक है, अगर आप लिटरली कोल्ड वॉर करके नहीं आए हो एंड ये क्वेश्चंस आपने गलत किए ना यार, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर आप पीवाईक्यू का पैटर्न देखोगे ना, कोल्ड वॉर एक ऐसा टॉपिक है जो कंटिन्यूअसली एनटीए पूछता है और हर बार पूछता है। मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं उससे। ठीक है, तो ये भी काफी इजी टॉपिक है एंड आई होप सभी लोग सही करके भी आए होंगे। बर्लिन क्राइसिस, बर्लिन ब्लॉकेड 1948-49, कोरियन क्राइसिस, कोरियन वॉर 1950-53, स्विस क्राइसिस 1956 एंड आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। ठीक है, आ जाओ, देखो अभी हमने पढ़ा कि क्यों, ठीक है, क्यों इंडिया अपने रिश्ते यूएसए के संग अच्छे कर रहा है, स्पेशली जब पैसिफिक रीजन में थोड़ी टेंशन बढ़ रही है आपकी इंडिया चाइना के बीच। राइट? तो हमें पता है कि इंडिया एक्ट इस पॉलिसी के द्वारा, ठीक है, स्पेशली जो पैसिफिक रीजन में चीजें हो रही हैं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ क्वाड जिसमें आते हैं आपके 4 कंट्रीज। कौन कौन सी? अगेन, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया। राइट? तो डेफिनेटली ये आंसर होगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसमें? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंपल। ठीक है, एंड क्वाड चाइना को काउंटर करने के लिए बनाए, तो चाइना हो ही नहीं सकता इसमें। क्लियर? आइए, देखो ये भी क्वेश्चन काफी लोगों को टफ लगा है बट ये टफ नहीं था। देखो, अगर मैं आपको बताऊं ना सच सच, तो हमने यूट्यूब पे ना काफी लिमिटेड चीजें कवर की थी यार। उसमें था एक आपका 10 मिनट शो विद पीवाईक्यूज, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लोग कवर नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग योर यूएन पीस कीपिंग मिशंस, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, यूएस इन्वेजन ऑफ इराक, ये सब चीजें
जम्मू एंड कश्मीर गवर्नेंस, ये सारी चीजें विद योर PYQs कवर की थी। एक सीरीज ये था, एक सीरीज था हमारा मास्टर द क्रोनोलॉजी सीरीज, जिसमें आज तक एनटीए ने जितनी भी क्रोनोलॉजी पूछी है आपके इंडियन पॉलिटी से, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हो, अकॉर्ड्स हो, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा स्पीकर है, एवरी सिंगल क्रोनोलॉजी फ्रॉम 2009 से लेके 2026 तक की हमने कवर की थी उसमें, एंड इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल। एंड आई शो यू यार, उससे डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आए हैं, एंड ये सब हमने यूट्यूब पे किया था। और एक की थी हमने बुक शॉर्ट PYQ सीरीज, कि जितने भी बुक्स रिलेटेड PYQs हैं यूनिट वाइज, वो सारे हमने इसमें किए थे, ठीक है। एंड एक किया था हमारा लेक्चर लास्ट हमारा करंट अफेयर्स का, ठीक है, जहां मैंने आपको सिंपली बताया था कि करंट अफेयर्स से डायरेक्ट एनटीए क्वेश्चन नहीं पूछता, बल्कि करंट अफेयर देखता है और देखता है कि उससे रिगार्डिंग क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके सिलेबस में हो सकती हैं, ठीक है, एंड वो पूछता है। तो आपके करंट अफेयर लेक्चर में मैंने आपको 6 डे वॉर, यौम किपर, ये सब पढ़ाया था, मैं दिखाती भी हूँ, ठीक है। देखो, ये करंट अफेयर की सेकंड स्लाइड है, 6 डे वॉर, यौम किपर, मैंने इस पे हाईलाइट भी करा हुआ है, ईयर्स भी दोनों, ठीक है, स्विस क्राइसिस भी, इवन आपका देखो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, ये भी मैंने 1 2 3 4 4 चीजें आपके पेपर में पूछी गई, इन चारों चीजें एक ही स्लाइड में थी करंट अफेयर्स की, एंड ये स्टार्टिंग में ही कवर किया था हमने। एंड आई टोल्ड यू गाइस कि डायरेक्ट सवाल नहीं पूछेगा एनटीए, अगर पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा, इन पे पूछेगा, क्लियर। बिकॉज अरब इजरायली वॉर्स काफी पुरानी है और काफी पहले से चली आ रही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने किया होगा, ठीक है, अगर आप देख के आए होंगे, एंड अगर ऑप्शंस इजी होंगे तो, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में, 6 डे वॉर 1967 में, यम किपर वॉर 1973 में, कैंप डेविड अकॉर्ड्स 1978 में, एंड ऑस्लो एग्रीमेंट 1993 में। एंड गाइस, ये सारे सीरीज आपके यूट्यूब पे, आई एम ओनली हियर टॉकिंग अबाउट कि यूट्यूब पे हमने क्या किया है, वो भी विद अ लिमिटेड कंटेंट, ठीक है। 7 to 8 क्वेश्चंस डायरेक्ट यूट्यूब से हैं, एंड वो क्वेश्चंस जो आपको सबसे टफ लगे होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट में डालूंगी, बिकॉज आई नो काफी लोग ये नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, बट अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपने इजीली कर लिया होगा, ठीक है। आ जाओ, है वेब उस पे यूट्यूब पे अभी भी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। Which form of feminism argues that women are either absent from international political activity or considered irrelevant in global politics? देखो, आपकी जो पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म है, ये सिंपली बात करता है कैसे आपकी जो कॉलोनीज थी ऑफ यूरोपियन पावर, कैसे उसमें विमेन की जो हालत थी कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में बात करता है मेनली, ठीक है। इको फेमिनिज्म में हम सिंपली बात करते हैं कैसे पेट्रियार्की इज द रीजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ओके। वेयर एज हम सिंपली आपका जो रेडिकल फेमिनिज्म है वहां पे हम देखते हैं कैसे आपके डिफरेंस है बिटवीन जेंडर्स, ठीक है, आपकी कैसे पेट्रियार्की, ठीक है, काम करती है, उन चीजों को, उन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। एंड इसका आंसर होगा आपका इज एम्पिरिकल, जहाँ पे हम सिंपली फैक्ट देखते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू द एविडेंस, समझ में आता है कि कैसे विमेन को एब्सेंट रखा गया है आपके इंटरनेशनल पॉलिटिकल एक्टिविटी से, इनफैक्ट उनको इररिलेवेंट समझा गया है ग्लोबल पॉलिटिक्स से, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, सिंपली एम्पिरिकल फेमिनिज्म। आइए, इजी क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट विच आर द कंसर्न्स ऑफ इकोलॉजिज्म, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैं guys फिर भी एज अ मॉडरेट में डालूंगी, बस काफी लोग इसको फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आइए, देखो, सिंपल इकोलॉजिज्म के कंसर्न्स क्या है, इश्यूज क्या है। पहला, कि डेफिनेटली हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो खराब हो रही है, डिमिनिश कर रही है, तो यस, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सी, राइजिंग स्पेशीज एक्सटेंशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, यस, जो हमारी स्पेशीज हैं वो एक्सटेंट हो रही हैं,
जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। यस, ए एंड सी इज द राइट आंसर। वेयर एज इकोलॉजिज्म वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज वुमेन के बारे में बात नहीं करता है। ऑल्सो रिसोर्सेज शुड बी एक्सप्लॉयटेड फॉर ह्यूमन नीड्स, इसके अगेंस्ट बात करता है इकोलॉजिज्म, तो ये भी नहीं आएगा। सिंपल आंसर क्या है? ए एंड सी। वेरी वेरी इजी। आइए, ये भी बहुत इजी है यार। आपने कहीं भी मार्क्सिज्म पढ़ा होगा ना, शुरुआत हमेशा यूटोपियन मार्क्सिज्म से ही होती है। बिकॉज कार्ल मार्क्स जो थे आपके, वो सिंपल बोलते थे, जो यूटोपियन सोशलिस्ट हैं या यूटोपियन मार्क्सिस्ट में बिलीव करते हैं, वो सारे इंसान बेवकूफ हैं। इनफैक्ट आपके जो प्राउडहन है, उनको भी क्रिटिसाइज किया था कार्ल मार्क्स ने कि ये इंसान बेवकूफ है, कि बोलता है कि रिफॉर्म्स लेके आएंगे हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी में एंड चीजें ठीक हो जाएंगी। कार्ल मार्क्स बोलता है कि नहीं भाई, ठीक है। इनफैक्ट प्राउडहन को क्रिटिसाइज करते हुए कार्ल मार्क्स अपनी एक वर्क भी लिखते हैं, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जहां सिंपल बोलते हैं कि नहीं, ये इंसान बेवकूफ है, इसकी बात मत सुनो, और हमें इनइक्वालिटी को खत्म करना है, ये इश्यूज को खत्म करना है। सो वी नीड साइंटिफिक मार्क्सिज्म, वी नीड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, ठीक है। ओनली देन हम लोग एक्चुअली एलिमिनेट कर पाएंगे इनइक्वालिटी फ्रॉम सोसाइटी। इनफैक्ट मैंने बैच में एक चीज और पढ़ाई थी कि कार्ल मार्क्स ने कभी भी आईआर की कोई भी थ्योरी नहीं दी है, कभी भी नहीं दी है। मतलब आईआर की थ्योरीज काफी बाद में आई हैं, जो उनके जो लोग थे, जो काफी इंस्पायर्ड थे, इन्फ्लुएंस थे मार्क्स से, उन्होंने आईआर की थ्योरीज दी हैं। लाइक आपका स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म किसने दिया है? लुइस अल्थुसर, वन ऑफ द स्कॉलर। क्रिटिकल मार्क्सिज्म, ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स। ये सभी लोग इन्फ्लुएंस थे मार्क्स से, एंड देन इसीलिए ये थ्योरीज बाद में आई हैं, ठीक है। एंड यूटोपियन को क्रिटिसाइज करते हुए मार्क्स ने अपनी थ्योरी दी थी, तो यूटोपियन पहले आएगा। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है यार, वेरी इजी मेरे लिए तो, ठीक है। एंड अगर आपके टीचर्स ने आपको नहीं पढ़ाया ना कि किस तरीके से आपका साइंटिफिक मार्क्सिज्म इवॉल्व होता है, कैसे मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया प्राउडहन को, ठीक है, थ्योरीज दी है, अपना वर्क दिया है, अगर ये चीजें एक्सप्लेन नहीं की हैं, तो ट्रस्ट मी गाइस, आप अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज ये काफी बेसिक चीजें हैं, ठीक है। आइए, वेरी इजी क्वेश्चन अगेन यार, ठीक है। अरिस्टोटल, प्रपोर्शनल इक्वालिटी, यूसो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। बिकॉज वो मानते थे कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जो इंग्लिश मैन है, इनफैक्ट उनका जो कोट है कि इंग्लिश मैन ओनली नोज यू ड्यूरिंग इलेक्शन, उसके बाद वो आपको भूल जाते हैं, राइट। इसलिए ही बिलीव्ड इन पॉपुलर डेमोक्रेसी, ठीक है, पॉपुलर गवर्नमेंट। यस, ये सही है। जेएस मिल एम्फेसिस ऑन आपका डिग्निटी ऑफ मैन, यस, ही ऑलवेज बिलीव हर इंसान की खुद की डिग्निटी होती है, रेस्पेक्ट करो उसकी, ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट। जॉन रॉल्स, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ जस्टिस, यस। अगर आप जॉन रॉल्स का लेक्सिकल ऑर्डर देखोगे, तो उन्होंने हमेशा इंडिविजुअल लिबर्टी को हमेशा प्रायोरिटी दी है, उसके बाद ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड देन मोस्ट एडवांटेज और मोस्ट बेनिफिट टू द लीस्ट एडवांटेज। बट नंबर 1 पे हमेशा इंडिविजुअल लिबर्टी है। इनफैक्ट मैंने चिक चिक के बताया भी था आपको ये, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आइए, ये मैं गाइस आपको मॉडरेट बोलूंगी, क्यों? देखो, अब कुछ लोगों को नहीं पता होता, कुछ लोग सोचते हैं कि आइडियलिज्म, जो आइडियलिस्ट स्कूल है आपका, प्लेटो से शुरू होता है, एंड ये सही भी है, ठीक है। प्लेटो वाज द फाउंडर ऑफ आपके पॉलिटिकल आइडियलिज्म, राइट। तो काफी लोग, अगर ऑप्शंस में आपका सी स्टार्टिंग में दिया होगा, ठीक है, एंड बाकी के ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, तो ये बच्चे गलत करके आ सकते हैं। कुछ बच्चे आपके आइडियलिस्ट पहले रख सकते हैं इन द ऑप्शन, इन द क्रोनोलॉजी, इसलिए इसको हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं। बट गाइज, इसकी राइट क्रोनोलॉजी दोस्त ये है, ठीक है। पहले आते हैं आपके कॉन्ट्रेक्चुअल स्कूल, जिसमें आपके आते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। देन आपका यूटिलिटेरियन स्कूल, बेंथम, जेएस मिल। देन आपका आइडियलिस्ट स्कूल, टीएच ग्रीन, बोसंकेत। देन आपका मार्क्सिस्ट स्कूल, मार्क्स, एंगल्स। एंड देन आपका साइकोलॉजिकल स्कूल, ग्राहम वोलास एंड मैकडॉग, ठीक है। इसलिए इसको मॉडरेट टू डिफिकल्ट हम बोलेंगे।
आइए, विच आइडियोलॉजी इज बेस्ड ऑन टेकिंग थिंग्स केयरफुली एंड स्लोली। देखो, ये तीनों आइडियोलॉजीज कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन अग्रेशन में बिलीव करती हैं, राइट? मार्क्सिज्म हो, एनार्किज्म हो, फेसिज्म हो। वेयर एज कंजर्वेटिज्म ऐसी एक आइडियोलॉजी है जो बिलीव करते हैं कि यस, चेंज आना चाहिए, बट बहुत धीरे धीरे आना चाहिए, खुद से आना चाहिए, अपने आप, ग्रेजुअल। हमें अचानक से रेडिकल चेंज या रिवॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर होगा कंजर्वेटिज्म, who believed in gradual change rather than radical change. Clear? आइए, ideas associated with Mary Wollstonecraft। अब देखो, हमें पता है गाइस कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि कैसे लोग विमेन को वीक समझते हैं। इनफैक्ट कंपेयर किया है विमेन कंडीशन को विद स्लेवरी। तो ये सही है, तो ये तो होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अपोज किया एनार्किज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को। नहीं गाइस, उन्होंने इस बारे में इतनी बात नहीं की है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, उन्होंने डिस्कस किया है राइट्स ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड एनिमल। यस, उन्होंने देखो, उन्होंने विमेन और चिल्ड्रन के किए हैं, बट उन्होंने गाइस एनिमल के नहीं किए। शी डिड नॉट टॉक अबाउट द एनिमल, तो उसमें सी नहीं आ सकता, ठीक है। अपोज रिपब्लिकनिज्म, नहीं, ये भी नहीं होगा, बिकॉज शी सपोर्टेड रिपब्लिकनिज्म, शी सपोर्टेड फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड शी वाज इंस्पायर्ड बाय इट इन द स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसका आंसर ए होना चाहिए, अगर इसमें एक ऑप्शन ही है चूज करने को। क्लियर? आए, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, ठीक है। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, आपके फ्रेंड्स पनन, जस्टिस एज फेयरनेस, जॉन रॉल्स, प्रिजन नोटबुक्स, एंटोनियो ग्राम्सी, ह्यूमन कंडीशन, हैना अरेंडेथ। वेरी इजी। आइए, देखो, आपकी इकोलॉजी में ना क्लासिफिकेशन है, एक है आपकी डीप इकोलॉजी, एक है आपकी शैलो और रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी, ठीक है। अब डीप में जो आपका एनवायरमेंट है वो होता है किसमें, सेंटर में, सेंटर में। वेयर एज शैलो इकोलॉजी और रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी में आपका जो ह्यूमन है वो होता है सेंटर में, ठीक है, बस। एंड इसी को बोलते हैं गाइस आपका एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, ठीक है। अब देखो, डीप इकोलॉजी सिंपल बात करता है कि एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इंसान से भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस दुनिया में खाली इंसान नहीं है, जानवर भी है, पक्षी भी है, ठीक है, आपके पेड़ पौधे भी हैं, उन सभी के लिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, इन सभी का इक्वल अधिकार है एनवायरनमेंट पे, ठीक है। वेयर एज शैलो रिफॉर्मिस्ट जो इकोलॉजी है वो मानती है इंसान सेंटर में है, हर चीज इंसान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हर चीज इंसान के लिए बनाई गई है सबसे पहले। एंड उसी अप्रोच को, उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जहाँ पे ह्यूमन नीड्स हमने सेंटर में रखी है, यानी दोनों ही अपोजिट व्यू रखते हैं गाइस, ठीक है। तो कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो डीप इकोलॉजी के संग बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमन सेंटर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं गाइस, डीप इकोलॉजी में सेंटर में कौन है, एनवायरनमेंट, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, सिंपल। रिजेक्शन ऑफ एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, यस, ये दोनों अपोजिट हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करता है शैलो वाला एंड रिजेक्ट करता है डीप इकोलॉजी, तो ये सही है, ठीक है। डीप इकोलॉजी इज अ फीचर ऑफ एन इको एनार्किज्म या आपके रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी इकोलॉजिज्म, नहीं गाइस, ये दोनों भी नहीं आते, ये अपोजिट चीजें हैं। क्लियर? ठीक है, इजी। आइए, any task is done best by those whose rights and interests are immediately involved। देखो, जेएस मिल एक ऐसे इंसान है जो हमेशा बिलीव करते हैं कि हर इंसान के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एक्शन होना चाहिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। इनफैक्ट उन्होंने बोला भी है कि इफ यू आर टेकिंग द फ्रीडम ऑफ द पीपल, इट्स लाइक रॉबिंग ऑफ देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। आप उनसे, आप उनका आज और कल छीन रहे हो, ठीक है। इसलिए इट वाज जेएफ मिल। इवन इसलिए उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में भी बात की थी कि कैसे लोगों को उनका भला पता है, वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर होगा जेएफ मिल। आई,
ये भी काफी इजी है गाइस। लिबरलिज्म सिंपल आपका राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, तो वेरी वेरी इजी लिखते हैं इसको तो, ठीक है। मार्क्सिज्म सिंपल आपका हिस्टोरिकल मेटरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म सिंपल आपका आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड स्पेशल ग्रुप राइट्स। वेयर एज पोस्ट मॉडर्निज्म सिंपली आपका रिलेटिव एंड क्रिटिक ऑफ मेटा नरेटिव्स। इजी। आइए, American struggle was history's only complete revolution, for it alone ended with a new foundation of liberty instead of tyranny. देखो, इन सभी स्कॉलर्स में से, थिंकर्स में से, आपकी एक ही थिंकर है, हैना अरेंडिथ, जिन्होंने कंपेयर किया था आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, एंड उन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन को बेहतर बताया था। क्यों? बिकॉज अमेरिका में जब भी रिवॉल्यूशन आया, उसने मेक श्योर किया कि लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए, लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन होना चाहिए, सिविक वर्च्यू को स्टैब्लिश किया, ठीक है। इसीलिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन बेटर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सिंपली हैना अरेंडिथ, जहां पे लोग खुल के बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 31, विच ऑफ दीज नॉट कन्फर्म टू द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ जेएस मिल। देखो, इसमें सिंपली है कि क्या पॉलिटिकल थॉट्स जेएस मिल के, उनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो मैच नहीं करता जेएस मिल के पॉलिटिकल थॉट से। सिंपल, ठीक है। चलो पढ़ते हैं वन बाय वन। प्योर मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी कैन लीड टू टायरनी ऑफ द मेजोरिटी वेयर सोशल conformity stifles individual eccentricity and minority opinions. It is true. He talks about आपका टायरनी ऑफ मेजोरिटी ऑल्सो, कैसे ये इंडिविजुअल और जो माइनॉरिटी ओपिनियंस है कैसे उसको खराब कर देता है। इट इज ट्रू, ठीक है। To protect political decision making from uneducated masses, voting power should be weighted, giving more votes to citizens with higher education and intellect. Yes, guys. एक तरफ आपके जेएस मिल बात करते थे कि कैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, दूसरी तरफ उन्होंने वोट्स, एक्स्ट्रा वोट्स प्रोवाइड किए थे फॉर एजुकेटेड एंड इंटेलेक्चुअल क्लास, स्पेशली जब उनको पता था कि 80% ऑफ द मेजॉरिटी इज अनएजुकेटेड। मतलब फिर भी जब वो एक तरफ बात करें इक्वालिटी की, फिर भी उन्होंने एक तरफ माइनॉरिटी को ज्यादा वोटिंग पावर दिए थे, तो ये भी उनके थॉट से मैच करता है। मेजॉरिटेरियन इनहेरेंट इन डेमोक्रेसी एंड देयरफॉर लिबरल डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड लिबर्टी एंड इक्वालिटी टू सिटीजन्स, बेटर अवॉइडेड। नहीं, उन्होंने कभी भी लिबरल डेमोक्रेसी को अवॉइड करने के लिए नहीं बोला, तो ये गलत है। आंसर सिंपल सी होगा, बिकॉज इट इज आस्किंग नॉट, ठीक है। क्लियर? Whereas डी बात करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज हाईली वल्नरेबल टू द मीडियोक्रेसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन विच टेंड्स टू फेवर लो क्वालिटी पॉपुलर कन्फॉर्मिटी ओवर एक्सेप्शनल लीडरशिप। हाँ, उनको इस बारे में भी डर था, ये हो सकता है, ठीक है। बट उन्होंने कभी भी गाइस लिबरल डेमोक्रेसी को अवॉइड करने के लिए नहीं बोला था, तो इसका आंसर सिंपली आपका सी होगा। तो ये आंसर थोड़ा बड़ा है, लेंदी है क्वेश्चन, ठीक है, बट स्टिल इजी है अगर आपने पढ़ा है तो, इसलिए इसको मैं इजी टू मॉडरेट में डालूंगी। क्लियर? आइए, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इक्वल स्टेटस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिस्कशन एंड रीजन डायलॉग। जब आप बात करते हो, डिस्कस करते हो, सिंपल आपका डेलिवेटिव डेमोक्रेसी। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। आइए, ये भी इजी है यार, ठीक है। इनफैक्ट अभी रिसेंट ना हम लोगों ने गूगल मीट सेशन किया था बच्चों के साथ, वेयर देयर इज अ गर्ल पूजा, ठीक है। शी आस्क्ड मी कि मैम कैसे हम लोग बुक्स की क्रोनोलॉजी याद कर सकते हैं, अलग अलग स्कॉलर्स की। तो मैंने उनको सिंपल बोला था गाइस कि इतने सारे बुक्स हैं, आप सबको याद नहीं कर सकते कि पहले बुक कौन सी आई बाद में कौन सी आई। इससे बेटर है, ठीक है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा थिंकर आया, बाद में कौन सा थिंकर आया। देयर आर टोटल 16 थिंकर्स ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। आप खाली उन्हीं को क्रोनोलॉजी वाइज कर लोगे, अपने आप सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंट में पीडीएफ भी दी थी एग्जाम से कुछ दिन पहले ही, ठीक है, कि प्लीज इसको कर लेना। अगर आपने कर लिया आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे ही है, अगर आपको पता है कि प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली पहले आते हैं,
तो आपका प्रिंस पहले आएगा, उसके बाद हीगल, देन आपका कार्ल मार्क्स का 18 ब्रूमेयर, देन आपका सब्जेक्शन ऑफ वुमेन ऑफ जेएस मिल, एंड देन द रेस्ट ऑफ द अर्थ, फ्रेंड्स फैनन। सिंपल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये इजी क्वेश्चन है यार, इजी वन। आइए, हु क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो? सिंपल, उनके आपके शिष्य अरिस्टोटल। What are the grounds of discrimination prohibited under Article 15 of the Indian Constitution? ये सारे आंसर है गाइस, इसका आंसर ऑल होना चाहिए। इजी क्वेश्चन अगेन। What were the objectives of the Farm Laws 2020? देखो, हम सभी को पता है कि जो एग्रीकल्चरल मार्केट है वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, अगर थोड़ा सा सेंस लगा लोगे तो, ठीक है। एंड अगर प्राइवेट प्लेयर्स हैं मतलब उनका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ है, मतलब खाली सेंटर उसको कंट्रोल नहीं करती है। सिंपल, अगर हम आज के फार्म लॉज के बारे में बात भी करें तो इसमें 4 नहीं आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, जितना मुझे जानने को मिला, ऑप्शंस काफी इजी थे। अगर आपने 4 को एलिमिनेट कर लिया होगा तो आराम से आप टिक करके आए होंगे, ठीक है। तो ये मैं इजी टू मॉडरेट में डालूंगी। कुछ बच्चों के लिए इजी हो सकता है, कुछ के लिए मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। क्लियर? आइए, मॉरिस जोन इज एसोसिएटेड विद, सिंपल गाइस, बार्गेनिंग फेडरलिज्म। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने बताया था ना आपको कि 3 चीजें हमने की थी, मास्टर द क्रोनोलॉजी सीरीज, बुक शॉट पीवाईक्यू सीरीज एंड 10 मिनट शो। एंड में दिखाऊंगी तीनों सीरीज से क्वेश्चंस आए हैं, तीनों सीरीज से, एंड मोस्ट डिफिकल्ट वंस वो भी, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच। इसका आंसर गाइस क्या है? बार्गेनिंग फेडरलिज्म। ये इजी है, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस पहले भी रिपीटेड हैं, पीवाईक्यूज किया होगा तो इजी है। ये भी इजी है। क्वासी फेडरलिज्म केसी वेयर है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका ग्रैंडल ऑस्टिन। वेयर एज गाइस, नीति आयोग में 2 चीजें आती हैं। एक तरफ नीति आयोग के कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ पब्लिकेशंस हैं, जहां वो स्टेट्स को कंपेयर करते हैं एंड स्टेट्स को मोटिवेट करते हैं एक दूसरे के साथ compete करो एंड बेटर सर्विस डिलीवरी लोगों तक पहुंचाओ, जिसमें आता है आपका स्टेट एंड स्टेट्स में कंपेटिटिव, स्टेट्स के बीच कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन। वेयर एज स्टेट एंड सेंटर के बीच, स्टेट एंड आपके स्टेट एंड सेंटर के बीच एक है आपका क्या? कोऑपरेटिव। इसलिए यहाँ पे आपका कंपेटिटिव में आएगा नीति आयोग, बिकॉज यहाँ पे सिंपली एक हेल्दी कंपटीशन बिटवीन स्टेट्स नीति आयोग प्रमोट करता है, इवन रैंक भी करता है इन इट्स इंडाइसेस। ये भी मैंने आपको बताया था किसमें? करंट अफेयर लेक्चर में, ठीक है। और बाकी बार्गेनिंग सिंपल, मॉरिस जोन्स, ठीक है। आओ, ये हमारी बुक शॉट पीवाईक्यू सीरीज है, जहाँ पे हम लोगों ने यूनिट वाइज हर बुक के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। पीवाईक्यूज है, ठीक है, जहां मैंने आपको बताया था किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, किसकी क्या बुक भी थी, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अशुद्दीन खान, पैडल इंडिया। और मैंने आपको कंटिन्यूसली बोला था कि बुक्स के नाम एंड ऑथर्स खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बुक्स किसके बारे में है, बुक्स में क्या कहा गया है, वो भी कई बार एनटीए पूछता है, ठीक है। तो ये क्लास आपकी 11th है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप यूट्यूब में किसी का भी एनालिसिस उठा के देख लो, सब टीचर्स एक ही बात बोल रहे हैं, सबसे डिफिकल्ट है ये, राइट। एंड हमने सोचा नहीं था कि ये पूछ लेगा एनटीए, दिस वन एंड दिस क्वेश्चन, राइट। बट दिखाती हूँ मैं आपको, व्हेन आई से ना कि मास्टर द क्रोनोलॉजी सीरीज रिवॉल्यूशनरी है, बाई आई मीन इट, बिकॉज हमने हर वो क्वेश्चन किया था जो एनटीए ने पूछा था क्रोनोलॉजी बेस्ड ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हमने हर एक चीज कवर की थी इन द इजीएस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। उसी क्लास का ये सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर जनता दल, जेडीयू आपका, ठीक है, आपकी तेलुगु देशम पार्टी, असम गण परिषद, जनता दल, समाजवादी पार्टी, ठीक है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ठीक है, आपकी शिवसेना। एंड ये सारी मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। एंड ये यूट्यूब पे है, अभी भी जाके चेक करो, क्रोनोलॉजी सीरीज का 8th क्लास, ठीक है। आपको थंबनेल पे मिल जाएगा ये लिखा हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज। इनफैक्ट मैंने बच्चों को बोला था क्लास में भी, बैच में भी,
कि गाइज ये पीडीएफ करके जाओ, एंड जब तक ये पीडीएफ आप कंप्लीट नहीं करोगे ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज आप कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक आपको आगे का कंटेंट भी नहीं मिलेगा। बिकॉज आई न्यू इट, बिकॉज रिसेंट पैटर्न्स में अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे दोस्त, तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जनरल असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, राइट, स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो एनटीए वो अगेन डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता, उसने वो पार्टीज यूज ही नहीं की, पूछी ही नहीं, जिन्होंने इलेक्शंस लड़े, उन्होंने बाकी रीजन में देखा कि बाकी रीजन्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, उनसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो यस, अगर मैं अपने बच्चों को छोड़ के नॉर्मली ओवरऑल इंडिया के बेसिस पे, मतलब नेशनल लेवल के बेसिस पे देखूं, तो यस बच्चों के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन था। बट अगेन यार, व्हेन आई से ना कि मैंने खाली लिमिटेड पढ़ाया यूट्यूब पे, एंड जो पढ़ाया उसमें सवाल आया है, वो भी जब प्रेसिडेंट वगैरह हम छोड़ दें तब भी। ठीक है, 10 क्लास की थी क्रोनोलॉजी सीरीज में, 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट बने हैं, एंड जो सबको बहुत डिफिकल्ट लगे थे वो हमने यूट्यूब पे किया था। आई एम रियली प्राउड टू से यार, यस, पीएसएस इज फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज वी अंडरस्टैंड क्या एनटीए पूछता है, क्या आपकी जरूरतें हैं। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर सिंपल है यार, शिवसेना आता है 1966 में, वीसी के, ठीक है, ये आता है आपका 1982 में, इसका ओरिजिन हुआ था एज अ दलित पैंथर्स एकम, समाजवादी पार्टी 1992 में, एंड बीजेडी, बीजू जनता दल आपका 1997 में। ठीक है, आइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973 में, एंड यस काफी बच्चों को ये पता नहीं होगा, ठीक है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, ये आपकी आती है 1977 में। ठीक है, इसके फाउंडर थे जगजीवन राम। ओके, देन आपका आता है टीडीपी, ठीक है, 1982 में, पढ़ा है, सब पढ़ा है। जनता दल, ये आपकी आती है 1988 में। ठीक है, एंड यस पताली मक्काल मक्काल काटची, तो ये आती है आपकी सिंपली 1989 में। यस, ठीक है, चलो, ये भी इसको हम डिफिकल्ट बोलेंगे, बिकॉज पूरा इंडिया नहीं पढ़ता है हमसे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बट वन डे वी विल मेक इट हैपन। ठीक है, तो सब यूट्यूब पे है, आप चेक कर सकते हो यार, ये सब पढ़ा हुआ है सब, एंड रीसेंट है ये। चलो, इवन गाइस करंट अफेयर का लेक्चर किया था हमने, उसमें एक करंट अफेयर का न्यूज था कि मिजोरम ने जो मीजो लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल स्टेटस दे दिया है, एंड उसी स्लाइड में हम लोगों ने पढ़े थे कुछ आर्टिकल्स रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस। ठीक है, जिसमें एक आर्टिकल था 343, ठीक है, फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, तो ये वहां से है, देखो, बाकी नॉर्मली भी क्वेश्चन इजी है यार। ठीक है, बिकॉज सभी को पता है कि इंटर स्टेट काउंसिल एक नोन टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं इस पे, एंड सभी लोग प्रिपेयर करके गए होंगे आराम से। ठीक है, तो वेरी इजी एंड पॉपुलर 263, बाकी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस 143, एंड देन बोरोइंग बाय स्टेट्स सिंपल 293, वेरी इजी क्वेश्चन। आइए, ये भी इजी है यार, इनफैक्ट ये तो मैंने पीडीएफ दी थी बैच में क्रोनोलॉजी की, सारे केसेस की, तो ये भी काफी इजी है, एंड नॉर्मली भी अगर आप यूपीएससी की प्रिपेयर कर रहे हो या पढ़ा है थोड़ा बहुत भी केसेस, आप कर लोगे, वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, ये तो इजी था। तो गोलकनाथ पहले आता है, देन केशव नंदा भारती केस, देन मिनरवा मिल केस, देन आपका इंदिरा स्वाहानी केस। ठीक है, तो ओवरऑल गाइस पेपर ना इजी टू मॉडरेट आया है, अगर आप एक्चुअली ध्यान लगा के पढ़ाई की है, पीवाईक्यू सॉल्व किए, तो आराम से आप पेपर खुद से कर सकते हो इजीली। इसीलिए अगर जो भी प्रिपेयर कर रहा है दिसंबर के लिए, 2 चीजें करके जाना यार, आप कहीं से भी पढ़ो, आपकी मर्जी। एक आपका एनसीईआरटी है, मैं हमेशा बोलती हूँ 11 12 की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटीज करनी है। दूसरा आपके पीवाईक्यूज, ठीक है, 2009 से लेके 2026 तक के, ये कर लेना यार। ठीक है, ट्रस्ट मी दोस्त, अगर आपने ये कर लिया ना, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज की, आप आराम से पेपर क्लियर कर लोगे। ठीक है, एंड पीवाईक्यूज को करना और एनालिसिस करना 2 अलग चीज होती है, तो हर पीवाईक्यू को एनालाइज भी करो साथ साथ। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 43, सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट कैन बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यार,
ग्रैंड पेरेंट्स का ना वो अभी नहीं आता। इवन प्रेसिडेंट के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसके रिकमेंडेशन पे आप सिटीजनशिप ले सकते हो, नहीं। तो 4 और 5 नहीं आएगा डायरेक्टली। तो आंसर सिंपल 1 2 3 है। ये इजी है, ठीक है, इजी है, इजी टू मॉडरेट मैं बोलूंगी इसको फिर भी, ठीक है। आइए, ये भी हमने करंट अफेयर्स में किया था भाई। देखो, ये करंट अफेयर का स्लाइड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये सेम चीज, ठीक है। बिकॉज अभी साध्वी जी बनी है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बैकवर्ड कमीशन, तो ये पता था कि ऐसे सवाल आ सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसका आंसर 89 है, ये भी करके गए थे हम लोग, करंट अफेयर है वो भी, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्मली रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की इन म्यूनसिपैलिटीज। तो आंसर होगा आपका 243T, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I। अगर पंचायत राज किया है, म्यूनसिपैलिटीज की है, बिकॉज रिपीटेड टॉपिक है तो आराम से कर लिया होगा, ठीक है। देन आपका आर्टिकल 16(4) ये आता है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। एंड आर्टिकल 15 क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। क्लियर, इजी टू मॉडरेट कहेंगे इसको। आओ, यस इट इज डिफिकल्ट यार, ये बहुत डिफिकल्ट था, इनफैक्ट इसको मैंने भी नहीं पढ़ाया था, ठीक है। इसका आंसर है बी, के वीरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जहां इस केस में सुप्रीम कोर्ट बात करते हैं कि जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको भी आप प्रोसिक्यूट कर सकते हो फॉर क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ठीक है। इसका आंसर बी है। एंड यस, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आइए, इजी क्वेश्चन, ठीक है। आपका सिंपल सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, ये आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रेम्बल में ऐड किए गए हैं। वेरी वेरी इजी। आ जाओ, अब थोड़ा ये टफ हो सकता है बच्चों के लिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा टफ में डालूंगी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इजी टफ डिफिकल्ट, ठीक है। बिकॉज इतने डिटेल में आप नहीं पढ़ के जाते हो, एंड काफी लोगों ने खाली सीएजी की ना क्रोनोलॉजी ही की होगी, तो यस इट कैन बी कंसिडर्ड लिटिल डिफिकल्ट, ठीक है। बाकी अगर हम ऑप्शंस को देखें, जो ऑफिस है ऑफ सीएजी का, ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है बट एक्सटर्नल ऑडिट का, ना कि इंटरनल, एक्सटर्नल ऑडिट का, ठीक है। ये इंडिया के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ये इंटरनल बॉडी नहीं है। ऑल्सो गाइस ये भी सही है आपका, ये सही है, ठीक है। ये तो गलत है, ये सही है आपका कि 2012 में एक पीयर रिव्यू हुआ था उसकी परफॉर्मेंस का, ठीक है। एंड ये यूके ने कंडक्ट किया था, यूके के नेशनल ऑडिट ऑफिस ने कंडक्ट किया था, ठीक है। तो बी सही है हमारा। सी, सी भी सही है हमारा। जो सीएजी के डिटेल्ड पावर्स हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली खाली कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आते हैं, बल्कि एक सीएजी एक्ट है ऑफ 1971, उससे भी आते हैं, ठीक है। तो बी एंड सी, ओके। एंड डी भी सही है आपका। जो परफॉर्मेंस ऑडिट होते हैं, ठीक है, ये चेक करता है आपका इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो ये भी सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। वेरी नोन एंड इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, क्यों? बिकॉज रिपीटेड है पीवाईक्यूज में। अगर आपको जेआरएफ टारगेट करना है तो पीवाईक्यूज लगाने इंपॉर्टेंट है, एंड पीवाईक्यूज लगाए होंगे आपने, सॉल्व किए होंगे, तो ये आपके लिए काफी इजी रहा होगा। इनफैक्ट मैंने क्लास में भी, बैच में भी चीख चीख के हुआ था कि करके जाना, एंड इस पर रिपीटेड क्वेश्चंस भी किए थे हमने, तो ये मेरे हिसाब से इजी है यार। एंड दिस इज द राइट क्रोनोलॉजी, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सबसे पहले आती है 1936 में, हु वर द शूद्रास उसके बाद आता है 1946 में, देन आपका स्टेट एंड माइनॉरिटीज, देन अनटचेबल्स, एंड देन बुद्धा एंड हिज धम्मा, उनके मरने के बाद होती है पब्लिश, ठीक है। ये डिफिकल्ट आप मॉडरेट कह सकते हो उसको, इसको आप कह सकते हो मॉडरेट। कैसे? देखो, काफी लोग ना स्वामी विवेकानंद को पहले रख के आए होंगे वहां पे इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। इसीलिए अगर आपने दिमाग लगाया है कि राजा राम मोहन पहले आए हैं, ठीक है, ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर्स, अर्लीस्ट स्कॉलर्स ऑफ दैट टाइम, तो आप सवाल ठीक करके आए होंगे। बट अगर आपने नहीं किया होगा एंड ऑप्शंस डिफिकल्ट होंगे आपके, तो ये आपका मॉडरेट में आ सकता है, ठीक है। इसका सिंपल है, जो आपका मॉडर्न एंक्रोचमेंट ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल है, ये आपका राजा राम मोहन रॉय का है, राम मोहन रॉय का,
ठीक है। कर्मा योगा आपका स्वामी विवेकानंद का है। देन आपका इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, वेरी नोन बुक। द रिलीजन ऑफ मैन आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ठीक है, वेरी इजी। देखो, हमें पता है बी आर अम्बेडकर, सिंपली बात करते हैं कास्ट के बारे में। पंडित रामाबाई ने सिंपली बात की है वुमेन एजुकेशन एंड रेजिंग मैरिज एज के बारे में। बाकी ये तो डिफिकल्ट है, तो ये ऑप्शन पे होगा यार कि ये इजी होगा या ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इट विल बी बेस्ड अपॉन ऑप्शंस। बाकी राइट आंसर इसका गाइस ईवी रामास्वामी, सिंपल बात करते हैं बर्थ कंट्रोल फॉर वुमेन्स लिबरेशन, एंड राम मनोहर लोहिया, सिंपल बात करते हैं वुमेन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग। तो मैं इसको सिंपली आपका मॉडरेट में डालती हूँ उसको। ठीक है, आओ देखो इजी है। अगर आपने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पढ़ा है तो सिंपल क्या बात करते हैं, ठीक है, समझते हैं इससे। व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, क्या है, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल से ही क्या बनती है, फैमिली बनती है। क्या बनती है, फैमिली बनती है, राइट। एंड फैमिली से क्या बनता है, स्टेट बनता है, सोसाइटी बनती है, सॉरी सोसाइटी बनती है। सोसाइटी से क्या बनता है, स्टेट बनता है। स्टेट से क्या बनता है, वर्ल्ड बनता है। वर्ल्ड से क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है, राइट। तो ये कैसे ऑर्गेनिक अपने आप ही इवॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे से, एंड कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, राइट। सो क्या है, ये एक बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक यूनिटी है। ठीक है, यहाँ पे आपका इंडिविजुअल दैट इज व्यक्ति, समष्टि मतलब सोसाइटी, ठीक है, सृष्टि मतलब आपका वर्ल्ड, परमेष्टि मतलब आपका यूनिवर्स, कैसे साथ में इंटरकनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। तो ये सही है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक यूनिटी है, यस ऑर्गेनिक यूनिटी है। इंडिविजुअल से फैमिली बनी, फैमिली से स्टेट बना, सोसाइटी बनी, सोसाइटी से स्टेट बना, स्टेट से वर्ल्ड बना, वर्ल्ड से यूनिवर्स बना। ठीक है, जो आपका नेचुरल आपका ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट है स्टेट का, जो इवन अरिस्टोटल भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। बाकी यस, आपके दीनदयाल हमेशा बोलते थे कि हर इंसान की जो सोल है वो बराबर है, हर इंसान बराबर है, कोई रिच वर्सेस पुअर नहीं है, कोई दे वर्सेस वी नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। कोई भी यहाँ पे बाइनरी अपोजिशन नहीं है, रिच वर्सेस पुअर नहीं, सब बराबर है। ठीक है, तो ये भी इसने बिलीव करते थे। बचा क्या आपका, ये इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज अ हायरार्किकल कॉन्सेप्ट नहीं गाइस, ये कोई हायरार्की नहीं है, बल्कि सब कुछ इंटीग्रेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, और ऑर्गेनिकली ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, तो इसका आंसर आएगा बी, बिकॉज इट इज आस्किंग इनकरेक्ट। एंड दीनदयाल के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कभी भी हायरार्की नहीं है। क्लियर, इजी। तो अगर आप पढ़ के गए होंगे, आपके टीचर ने अच्छे से समझाया होगा, तो आपने कर लिया होगा यार। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको मॉडरेट में डालूंगी, बिकॉज काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। आई, ये इजी है, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, डायरेक्ट है ये। ठीक है, बुद्धिस्ट अकाउंट ऑफ सोसाइटी, सिंपल अग्नसूत्रा, पॉलिटिकल रियलिज्म कौटिल्य, बेगमपुरा कबीर, शरीयत जवाबित आपका जियादुद्दीन बरादी। ठीक है, इजी, वेरी इजी, ये भी इजी यार। अगर आपने दीनदयाल उपाध्याय को ओवरव्यू में भी पढ़ा है ना, तो एक कॉन्सेप्ट काफी फेमस है, ये होना चाहिए हर जगह। ठीक है, नेशनल सोल उन्होंने चित्ती को बोला है। वेरी इजी क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, वेरी वेरी इजी। अगर आप थोड़ा भी पढ़ के गए हो तो इसके बारे में उन्होंने काफी जिक्र किया हुआ है, एंड डायरेक्ट वर्ड यूज किया है नेशनल सोल, एस चिट्टी। इवन हमारे नोट्स में भी मेंशन है, लेक्चर में भी मेंशन है ये। गांधी जी एंड बी आर अम्बेडकर वो अलाइंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज। ये बात कर रहा है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के जो थॉट प्रोसेस था, जो चीजें थी, वो सेम थी। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे हमें खाली एक आंसर चुनना है तो आंसर होगा बी, दोनों ही चाहते थे आजादी फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। बट अगर हमें दो चुनने हैं, ठीक है, देयर शुड बी टू आंसर्स, दैट ए एंड बी। क्लियर, बिकॉज दोनों ही बिलीव करते थे दलित की फ्रीडम में, इमांसिपेशन में, लिबरेशन में। ठीक है, एंड दोनों ही चाहते थे कि हमें आजादी मिले ब्रिटिश राज से। बट अगर एक चुनना है तो हम लोग फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल चुनेंगे। क्यों, बिकॉज दलित का फ्रीडम दोनों चाहते थे, बट दोनों के जो मेथड्स थे वो काफी अलग अलग थे, इसलिए
if we have to choose one answer only, then freedom from British rule would be the right answer. Clear? तो ये भी आपके लिए काफी इजी होना चाहिए. Question number 56. Jayaprakash Narayan did not participate in which of the following movements? तो गाइस इसका आंसर सिंपल है आपका डी. ठीक है, उन्होंने लिबरेशन मूवमेंट ऑफ पौंडीचेरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था. बाकी तीनों मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. ये क्वेश्चन भी काफी इजी है. ठीक है, चलो आइए देखो, हमने अभी पढ़ा था कि इंडिविजुअल से बनता है, पहले इंडिविजुअल से बनता है आपका सोसाइटी, सोसाइटी से बनता है आपका वर्ल्ड, वर्ल्ड से बनता है यूनिवर्स. सिंपल. तो वही इसकी क्रोनोलॉजी भी है. तो आपके पहले क्वेश्चन में उसका इसका आंसर छिपा हुआ था, तो ये भी आपके लिए काफी इजी होगा. ठीक है, आइए, ये भी वेरी इजी है, वेरी वेरी इजी. इंटीग्रल ह्यूमनिज्म सिंपल, दीनदयाल उपाध्याय. रेडिकल ह्यूमनिज्म एम.एन. रॉय. मंडला थ्योरी कौटिल्य. एंड संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. आई, ये भी काफी इजी है एंड वेरी पॉपुलर है, बिकॉज आपके फ्रेडरिक्स को बोलते भी हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर. ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. मैंने पढ़ाया अभी अभी. ठीक है, तो ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन है यार, एंड ये काफी फेमस भी है. ठीक है, तो इसलिए ये काफी इजी है. आ जाओ. ओके, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट. देखो यार, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कैसे जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कैसे वहाँ पे एफिशिएंसी ज़्यादा है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है एंड ग्रोथ अच्छी है. इवन जो सर्विस डिलीवरी है वो भी काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है. ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, तो वहाँ पे कभी भी यूनिफॉर्म नहीं आता है, तो थर्ड आएगा ही नहीं. एंड ऑप्शंस इतने इजी थे कि आराम से आप 1 2 4 टिक करके आओगे. तो इजी. ठीक है, एंड देखो, जहाँ आप सिंपली बात कर रहे हो मैनेजमेंट स्किल्स पे, आउटपुट रिजल्ट्स पे, कंपटीशन पे, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर की बात हो रही है. इन प्राइवेट सेक्टर में हमेशा होता है स्पेशलाइजेशन, कभी भी यूनिफॉर्म पब्लिक सर्विस नहीं होती है. ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे नहीं आएगा. क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है. देखो, अगर आपने एनपीए पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा ही होगा. ठीक है, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनपीए. एथिक्स, वैल्यूज, इनोवेशन एंड सोशल इक्विटी. पब्लिक चॉइस सिंपल बात करता है कैसे लोगों के पास ना चॉइस होना चाहिए, चॉइस ऑफ गुड्स, काफी सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए ताकि लोग चुन पाए. एक मोनोपोली नहीं होनी चाहिए कि खाली एक ही कंपनी बना रही है, नहीं. ठीक है, तो यस, पब्लिक चॉइस अटैक करता है आपकी स्टेट मोनोपोली पे. ठीक है, इन पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज पीपल नीड चॉइसेस टू चूज द राइट थिंग अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स. गवर्नेंस सिंपल, गवर्नमेंट अपनी पावर यूज कर रही है पब्लिक रिसोर्स को मैनेज करने के लिए. सिस्टम अप्रोच, यहाँ पे जितने भी सिस्टम के जो पार्ट हैं वो सब इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है. ठीक, फ्रेमवर्क है वो. ठीक है, तो ये भी इजी है. आ जाओ. देखो, ये लोग बोल रहे हैं कि चैलेंज करो, बट आपको पता है यार कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 में आया हुआ है पहले भी, उसके बाद में जाके वो अपडेट हुआ था, 2005 में आया था. राइट, तो अगर ये क्रोनोलॉजी के संग जाते हो आप तो आराम से आंसर टिक कर आओगे आप. ठीक है, मेरे लिए ये इजी है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002, मनरेगा 2005, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 2013, आधार एक्ट 2016 एंड देन मुस्लिम प्रोटेक्शन, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019. ठीक है, यस, लोगों को नहीं पता होगा आधार एक्ट के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे लोग कुछ गलती कर सकते हैं तो उसको इजी टू मॉडरेट डालते हैं. ठीक है, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं था ये मेरे हिसाब से. चलो, ये डिफिकल्ट हो सकता है, बट गाइस मैंने हमेशा बोला है इवन करंट अफेयर के लेक्चर में भी कि पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस काफी इंपॉर्टेंट है इस बार. ठीक है, एंड ये आपको पता होना चाहिए. ऑल्सो गाइस, हमें पता है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, ये आपका रिप्लेस होके आया है. ठीक है, इसने काफी सारी नई चीजें लेके आया था एंड इसने इंक्लूड किया था ई कॉमर्स को, अगर थोड़ा भी बढ़ा है. एंड यहाँ पे सिंपली डी में बात कर रहा है कि प्रोहिबिशन ऑफ ऑल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. मतलब ये गलत है सिंपल, बिकॉज आपका
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सिंपल इंक्लूड करता है ई कॉमर्स को भी, कि ये भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएंगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को छूट नहीं मिलेगी, ठीक है, आप भी हमारी नजर में हो। सिंपल। तो डी आएगा बिकॉज इट इज रॉन्ग, इट इज आस्किंग नॉट। ये इजी है मेरे हिसाब से यार, सिलेबस कंप्लीट किया है, पढ़ा है तो आराम से कर लोगे ये। अगेन ये भी इजी है, 2015 में आता है, ठीक है, आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस 2003 में आया, ठीक है। इनफैक्ट हमने क्या कहते हैं आपके करंट अफेयर लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये 1964 में आती है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथानम कमेटी, बट बाद में चल के इसको मिलता है स्टैट्यूटरी स्टेटस इन 2003 में, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर लॉजिक लगाया है तो आप कर लोगे। प्लानिंग कमीशन 1915, ठीक है, इंडर स्टेट काउंसिल 1990। क्लियर? बाकी काफी लोग बोल रहे हैं कि चैलेंज होगा ये क्वेश्चन, बट ये पहली बार नहीं है कि एनटी इस तरीके से पूछ रहा है। जरूरी नहीं कि वो सब चीजों को एज अ यूनिफॉर्मिटी पूछे। अगर 2003 को यूज करके आपके ऑप्शंस बन रहे हैं एंड राइट ऑप्शन बन रहा है एंड ऑप्शन एक ही सही आ रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन वैलिड होगा, एनडीए चेंज नहीं करेगा इवन इफ यू चैलेंज इट, ठीक है। आओ, वेरी इजी क्वेश्चन, इनफॉर्मल ग्रुप्स, सिंपल एल्टन में हो, सोचने की जरूरत भी नहीं है इसमें, वेरी वेरी इजी। आ जाओ, हायरार्की ऑफ नीड्स, थ्योरी एक्स एंड वाई, हाइजीन मोटिवेशन, सिंपल मोटिवेशन यार, ये भी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। आ जाओ, ओके देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था करंट अफेयर के लेक्चर में, देखो दिखाती हूँ मैं आपको, देखो करंट अफेयर के लेक्चर में हमने बोला था मैंने आपको कि नीति आयोग काफी न्यूज में है, बिकॉज नीति आयोग जो सीईओ है वो चेंज हुए हैं अभी रिसेंट में, निधि चिब्बल बनी है, ठीक है। ऑल्सो नीति आयोग के जो इंडाइसेस हैं उनसे सवाल आते हैं, और बताया भी था किस तरीके से स्टेट्स और यूटीज को ट्रैक करता है, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है एंड रैंक करता है, एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करता है, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स इसमें नीति आयोग में, ये सब करंट अफेयर में क्या हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। आंसर सिंपल, नीति आयोग है, इजी मेरे हिसाब से। क्वेश्चन 68, which of the following is not a major mechanism of legislative control over the executive? देखो इसका आंसर सिंपली आपका क्या है, प्रिविलेज मोशन। क्यों है, लेट्स डिस्कस दैट। बिकॉज प्रिविलेज मोशन आप किसी के भी खिलाफ, ठीक है, निकाल सकते हो, ठीक है, किसी के लिए भी आप निकाल सकते हो, एंड कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको जारी कर सकता है। सो इट इज नॉट ओनली अबाउट लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, बट एनीवन कैन इशू इट, और किसी के भी खिलाफ आप इशू कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इसमें नहीं आता है। इनफैक्ट गाइस देखो इंटरेस्टिंग, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर के लेक्चर में पढ़ाया था कि रिसेंट में आपके अपोजिशन ने मूव किया है प्रिविलेज नोटिस, इसको हम प्रिविलेज मोशन भी बोलते हैं, अगेंस्ट द पीएम, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन मूव दिस मोशन, और किसी के खिलाफ भी मूव कर सकता है। तो यहाँ पे खाली लेजिस्लेटिव का कंट्रोल नहीं है ओवर एग्जीक्यूटिव, बट एनीवन इन द लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो भी पार्लियामेंट में है। तो ये भी करंट अफेयर है यार, ठीक है। देख रहे हो एनडीए ने क्या क्वेश्चन बनाया आपका, सच में भाई इस बार ना करंट अफेयर की जो क्लास की थी हमने वो अलग ही की थी। आप किसी के भी यूट्यूब पर उठा लो, किसी भी टीचर का पढ़ा लो, पढ़ा हुआ देख लो, ठीक है, एंड देन कंपेयर इट विद आवर करंट अफेयर लेक्चर, आपको समझ में आएगा कि क्या किया है हमने इस बार, ठीक है। अराउंड 400-500 लोगों ने देखा होगा यार, ठीक है, नॉट टू मच, लाइक ज्यादा कुछ नहीं था उसमें, ठीक है, बट 400-500 लोग भी मेरे लिए बहुत यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम ग्लैड दैट वो लोग देख के गए थे, बिकॉज बहुत मेहनत से रिसर्च करके ये लेक्चर हमने कवर किया था, एंड आई एम रियली प्राउड, रियली सेटिस्फाइड दैट वट एवर वी डिड वो हेल्पफुल रहा आपके एग्जाम में, सिंपल, ठीक है। एंड सब कुछ यूट्यूब पे है ये चीजें, आप कभी भी जाके सर्च कर सकते हो खुद से, एंड डेट भी देख लेना, ठीक है। चलो
हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एलीट? ये इजी है, स्टीएट मिल्स, वेरी इजी। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकोलाइजेशन? देखो, फाइनल फेज आपके डिकोलाइजेशन का 1990s था। उस दौरान तक सारी कंट्रीज, सारी कॉलोनीज डीकॉलोनाइज हो चुकी थी एंड उसके बाद आपका डिसइंटीग्रेट हुआ था सोवियत एम्पायर। तो इट कांट बी अ रीजन फॉर डीकॉलोनाइजेशन, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। बाकी सारे रीजन यहाँ पे ठीक है। यस, एक्सटर्नल पावर से प्रेशर था कि जो कॉलोनीज है उनको आज़ाद कर दिया जाए, उनका अब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीज़ें और ख़राब हो गई थी। जो भी यूरोपियन पावर्स थे उनकी इकोनॉमीज ख़राब हो गई थी, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं थे कि इन कॉलोनीज को वो मेंटेन कर पाए, ना इतनी पावर बची थी, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 2, इकोनॉमिक क्राइसिस, ऑल्सो इन कॉलोनीज में अपने खुद के नेशनल एंड लिबरेशन मूवमेंट्स भी चल रहे थे जोरों शोरों से। तो ये सारे रीजंस हैं, दीज आर द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर डिकोलाइजेशन। वेयर एज अगेन गाइस, सोवियत एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन काफी बाद में हुआ था, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट आप मान सकते हो, बिकॉज आई नो काफी लोग ये गलत करके आए होंगे। बट अगर आपने बैच में लेक्चर में भी देखा होगा तो मैंने आपको पढ़ाया है कि फाइनल फेज 1990s था। आ जाओ। अब देखो यार, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन या आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी, तो इजी है, ठीक है, आपने आसानी से करा होगा लुसेंट पाई। बट अगर खाली क्वेश्चन में पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सिंड्रोम, खाली ये चीज है, तो डिफिकल्ट हो सकता है। बिकॉज लुसेंट पाई ने कभी भी ये जो वर्ड है पर्टिकुलर डेवलपमेंट सिंड्रोम खुद से यूज नहीं किया था। इनफैक्ट उनका जो थ्योरी था, उसका जो मेन आइडिया था, जो मेन वर्क भी था, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट यूज करता था, ठीक है। बाद में चल के उन्हीं की थ्योरी, उन्हीं के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये वर्ड यूज किया आपके जेएस कोलमैन ने अपने ऐसे में, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं मॉडरेट कहूंगी कि अगर आपके क्वेश्चन में इक्वालिटी, कैपेसिटी, डिफरेंशिएशन है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी है, तो आंसर वैसे इजी है आपका लुसेंट पाई। बट अगर नहीं है, खाली डेवलपमेंट सिंड्रोम पूछा है, तो यस, आप शायद गलत करके आ सकते हो। ओके, ये काफी इजी है दोस्त, ठीक है। सिस्टम थ्योरी सिंपल डेविड ईस्टन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस सिंपल आलमंड, साइबरनेटिक्स कार्ल लोशिस, पॉलिटिकल कल्चर सिडनी वर्बा विद आमंड, इजी। अब इसके ना मुझे एक्चुअल ऑप्शंस नहीं मिले यार, ठीक है, बट याद रखो कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आया था कि पॉजिटिव रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टीज का इन इंडिया, ठीक है। बाकी इसमें मुझे ऑप्शन सारे नहीं पता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे कमेंट अभी नहीं करूंगी, ठीक है। आ जाओ, ये भी इजी क्वेश्चन है। स्टेट विद हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हमें पता है केरला में हाईएस्ट लिटरेसी है, तो जहाँ पे लिटरेसी होती है वहाँ पे डेवलपमेंट होता ही है, एंड काफी लोग इसी लॉजिक से केरला टिक करके आए होंगे, एंड आंसर भी यही सही है, तो ये भी काफी इजी है, ठीक दोस्त। आ जाओ। अब देखो, अगर इसमें पूछ रहा है खाली एक रीजन, ओनली वन आंसर, देन आंसर होगा आपका क्या, वीक स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछ रहा है क्या प्राइमरी रीजन है बिहाइंड इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, ठीक है। देखो क्यों हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ी, बिकॉज इंडिया की जो इकोनॉमी थी ना, उसकी हालत काफी वीक थी, काफी कमजोर थी। बिकॉज इंडिया इम्पोर्ट चीजें ज्यादा कर रहा था, एक्सपोर्ट कम कर रहा था, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये काफी गलत जा रहा था, ठीक है। तो प्राइमरी रीजन ये था। तब इंडिया जाता है आपका उसके बाद आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के पास कि मुझे मुझे लोन दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। तो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बोलते नहीं, जब तक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आप नहीं लेके आओगे, जब तक हम लोग लोन नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज एलपीजी जो आपका लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ये मेक श्योर करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो आप हमारा लोन वापस कर ही नहीं पाओगे। इसलिए फर्स्ट, implement economic reforms,
देन आस्क फॉर द लोन्स। तो अगर इसमें पूछ रहा है एक आंसर तो आंसर डी होगा, एंड अगर इसमें पूछ रहा है दो आंसर तो बी एंड डी होगा। ठीक है, क्लियर, इजी। एंड ये आपका गाइस पॉलिटिकल प्रोसेस का क्वेश्चन है। यस, इस बार एनटीए ने इंटरेस्टिंगली हर यूनिट से सवाल पूछा है, इंक्लूडिंग दिस। ये भी आपका क्या है, पॉलिटिकल प्रोसेस का क्वेश्चन है। इसका आंसर सिंपल आपका बी है गाइस, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ठीक है, आ जाओ, ये भी अगेन पॉलिटिकल प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, एंड वेरी नोन फेमस कॉन्सेप्ट है कांग्रेस सिस्टम। किसने दिया, रजनी कोठारी ने दिया। वेरी इजी, आ जाओ। अब देखो ये एनसीईआरटी में भी है, पॉलिटिकल प्रोसेस यूनिट में भी है, इनफैक्ट हमने मास्टर द क्रोनोलॉजी सीरीज में भी ये किया था। यस, ठीक है, तो वहां से भी आया। लगभग 3 क्वेश्चन खाली हमारे डायरेक्ट मास्टर द क्रोनोलॉजी सीरीज से आए हैं, एंड लगभग 4-5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आए हैं। ठीक है, मैं दिखाए भी आपको। ठीक है, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड 10 मिनट शो से भी आया है, मैं दिखाती हूँ आगे जाके। ठीक है, तो देखो आंध्र स्टेट सबसे पहले आया इन 1953, देन गुजरात स्टेट, देन आपका हरियाणा, देन आपका झारखंड, एंड देन तेलंगाना। क्लियर, इजी, ये भी इजी है, आराम से सॉल्व कर लिया होगा। डिमांड फॉर द सेपरेट कोंकण स्टेट, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, इजी। Which of the following are major reasons for the recent increase in female voter turnout? इसके ऑप्शंस क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए नहीं है, बट अगर हम लॉजिक्स पे जाएं तो डेफिनेटली पार्टीज ट्राई कर रही हैं विमेन को अपनी साइड करने का, यूजिंग वेलफेयर स्कीम्स, प्रोमिसेस, हम देख पा रहे हैं। ठीक है, इवन ईसीआई एफर्ट्स भी हैं सच एज स्वीप, ताकि वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो। ठीक है, इवन वुमेन लिटरेसी या मीडिया एक्सपोजर, आजकल जो मीडिया, सोशल मीडिया है उस पे वुमेन काफी एंगेज्ड है एज कम्पेयर टू मेन। ठीक है, तो यस, दीज 3 रीजंस कैन बी पॉसिबल। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर आएगा, बाकी ये तीनों ही सही है। ठीक है, इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, इट इज स्टिल डिबेटेबल हियर फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो ये ऑप्शंस आएंगे जब भी आपका ऑफिशियल पेपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आप यहाँ पे टिक कर पाओगे। ठीक है, जस्ट देखो कि क्या पूछ रहा है एनटीए इस बार। विच आइडियोलॉजी सपोर्ट्स द आइडिया डू लिटिल एंड लेट देम? कौन बात करता है मिनिमल गवर्नमेंट की, मिनिमल स्टेट की, सिंपल लेजिस्लेचर? तो ये आंसर इजी। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। हु सेट द गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज जस्ट पॉलिटिकल नॉट सोशल? इसका आंसर गाइज मजहरुल अहमद होना चाहिए। ठीक है, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ओके, 2005 वर्ल्ड समिट इज मोस्ट नोटेबल फॉर्मली एंडोर्सिंग किस प्रिंसिपल के लिए? R2P के लिए। मैंने ये पढ़ाया हुआ है, इनफैक्ट R2P पे एक PYQ था आपका 2017 में, वो भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। एंड अगर आप देखोगे भी ना ये तीनों चीजों को, तो ये अलग अलग ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, 2005 में नहीं है ये। एंड देखो ये आपका 10 मिनट शो है ऑन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन विद PYQs, जहां पर मैंने आपको समझाया हुआ भी है। ठीक है, R2P प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय द UN इन 2005। इवन ये जो आपके देख रहे हो ना पिलर्स, 3 पिलर्स, इनफैक्ट इसमें भी PYQ आया था जो मैंने आपको सॉल्व कराया था UN पीस कीपिंग मिशन पे। ये भी आपका 10 मिनट शो है। ठीक है, जहाँ सिंपली ये PYQ है नवंबर 2017 का UGC नेट का, जहाँ इसमें सिंपल पूछ रहा है कौन सा 3 पिलर्स ऑफ R2P का पार्ट नहीं है, आंसर बी होगा। तो ये सब पढ़ा हुआ है यार। ठीक है, आपके 10 मिनट शो में जम्मू कश्मीर गवर्नेंस, FM मार्क्स का टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, US इन्वेजन ऑफ इराक, UN पीस कीपिंग मिशंस, ये वो टॉपिक हैं जो आपके यूट्यूब टीचर्स नहीं पढ़ाते भाई, या इग्नोर कर देते हैं। एंड यहाँ पे प्रॉपर एक सीरीज में मैंने ऑर्गेनाइज करके पढ़ाया हुआ है विद PYQs, एवरी सिंगल PYQs जो इन टॉपिक से आया हुआ है वो सारे कवर किए हुए हैं। एंड हर क्लास में लगभग 5-6 PYQ हर टॉपिक से आप देखोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो दिसंबर के लिए तो प्लीज इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, मास्टर द क्रोनोलॉजी सीरीज, बुक शॉट PYQ सीरीज एंड 10 मिनट शो, ये 3 कर लेना यार, ये आपको बहुत हेल्प लगेगी आगे। ठीक है, चलो। Which political philosopher argued that protecting individual rights and allowing citizens to pursue their own leads to the best
एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव सोसाइटी, सिंपल यार, जेएस मिल। ठीक है, आ जाओ। ओके, which of the following statements is not correct regarding the historical trajectory of India-China relations? चलो पढ़ते हैं। The Panchshil Agreement, 5 principles of peaceful coexistence, signed in 1954, yes, explicitly recognized China's sovereignty over Tibet region, yes, सही है। ठीक है, India's official protest and military mobilization against China, नहीं, कभी भी जब चाइना ने एनेक्स करने की कोशिश की थी तिब्बत को 1950 में, कभी भी इंडिया ने मिलिट्री मोबिलाइजेशन अगेंस्ट चाइना नहीं किया, नेवर। ये गलत है, आंसर सिंपल बी होगा। इट इज आस्किंग नॉट। ये डिफिकल्ट है यार, इट इज डिफिकल्ट, इसको मैं डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालूंगी। विच फॉर्मर सीएम रिजाइन इन 2011 following an adverse report by the state लोकायुक्ता on illegal mining? इसका आंसर गाइस BS येदियुरप्पा। ठीक है, येदियुरप्पा, कर्नाटका से। ठीक है, ये डिफिकल्ट है डेफिनेटली। आ जाओ। विच मेजर कंट्री साइंड बट डिड नॉट रेटिफाई क्योटो प्रोटोकॉल? ये यूएस है गाइस, इट इज यूएस। ठीक है, चाइना आपका सॉरी इंडिया, जापान, ईयू, इन दोनों ने ही लगभग 2002 में, ठीक है, साइन किया हुआ था, रेटिफाई भी किया हुआ था, बट यूएस ने नहीं किया था। एंड ये भी हमने पढ़ा हुआ बैच में, ये भी इजी है। मैरी पार्कर फोलेट कंट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी सेंटर्स ऑन सिंपल कॉम्प्रोमाइज, डोमिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये आंसर है, इजी। arrange these approaches to the study of politics in the broad order of emergence. We all know that normative पहले आता है, सबसे पहले थ्योरी, ठीक है, उसके बाद इसमें आता है मार्क्सिज्म, देन आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म, मतलब फैक्ट्स डेटा, उसके बाद उसके बेसिस पे डेटा एंड ह्यूमन बिहेवियर को मिला के बनता है आपका बिहेवियरल। ये है आपकी राइट क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो ये भी इजी टू मॉडरेट है, आराम से। Mary Wollstonecraft, a vindication of the rights of women, 1792, was in opposition to simple conservatism. Very easy यार, चलो। The United Nations Conference on Sustainable Development held in 2012 is popularly known as आपका रियो 20। ये आंसर है, इसको आप मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हो। आ जाओ। Which protocol divided the developing and developed countries? Kyoto Protocol. Common but differentiated responsibility, CBDR का प्रिंसिपल यहीं पे आया था, जहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया था, डिफरेंशिएट किया गया था। ठीक है, आ जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड इट इज डन। आई होप आपको समझ में आया होगा, एनालिसिस आपको हेल्प मिली होगी, एंड काफ़ी चीज़ें यस हमने यूट्यूब पे कवर की थी, आज भी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। एंड दिस इज खाली यूट्यूब पे दिखाया है कि खाली यूट्यूब पे क्या क्या है, बैच में तो इजीली 80+ हम सही करके आए। ठीक है, एंड टेलीग्राम है, इसकी पीपीटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, पीडीएफ। ठीक है, इंस्टाग्राम है, आपकी मर्जी, आपको फॉलो करना है नहीं करना, ये ईमेल है। ठीक है, बाकी गाइस दिसंबर 26 का बैच शुरू हो गया है। ओके, तो आप इस टेलीग्राम पे सिंपल आप मेल कर सकते, इस मेल पे आप सिंपली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो उसके बारे में, एंड वेबसाइट है हमारी पोएटिकल साइंस सॉल्यूशन, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो उसको भी। ठीक है, सिंपली डालना पोएटिकल साइंस सॉल्यूशन, आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी। मेन्यू में कोर्सेज में जाओगे, आपको विक्ट्री बैच दिखेगा 2.0 फॉर दिसंबर, आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बाकी यार ठीक है, पढ़ो आराम से, हो जाएगा पेपर, डिफिकल्ट नहीं है, इस बार का पेपर इजी टू मॉडरेट था सभी के लिए। ठीक है, तो आराम से आपकी जो कट ऑफ है ना 240 बैठेगी, उस तक ही बैठेगी आराम से। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए। दैट्स इट, दैट वाज माय टाइम गाइस, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू लाइक द कंटेंट एंड ऑल्सो पुट योर फीडबैक्स इनटू द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।